नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 12वीं का जीव विज्ञान पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य को। जनन स्वास्थ्य से संबंधित हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि जनन स्वास्थ्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, WHO ने इसे किस तरह से परिभाषित किया है, जनन स्वास्थ्य की जानकारी हर व्यक्ति तक होना क्यों ज़रूरी है, इससे संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां हैं, सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं के द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है, जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा था कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट होने के कारण कौन से हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा था कि जन्म दर क्या है। चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मृत्यु दर के बारे में और एक एक करके इस तरह से हम लोग टॉपिक को ख़त्म करते चलेंगे और उसे समझते चलेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मृत्यु दर क्या है। मृत्यु दर किसी इकाई समय में किसी आबादी में मृत्यु होने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। इसे भी आधार के रूप में हम लोग हजार को मानते हैं, यानी मृत्यु दर को भी हजार को आधार मानकर ही ज्ञात किया जाता है, जिस तरह से जन्म दर को ज्ञात करते हैं। आप लोग जब सेंसस को देखेंगे, जनगणना की जो रिपोर्ट आती है उसको जब देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से आंकड़ों को दर्शाया जाता है। अगर हम लोग 2001 की जनगणना को देखें या 2011 की जनगणना को देखें तो उसमें देखेंगे कि मृत्यु दर कितना है, हर एक जगह का, हर एक राज्य का या हर एक शहर का या फिर पूरे देश का वो जन्म दर, मृत्यु दर का आंकड़ा प्रकाशित किया जाता है। और जब अभी हाल ही में जब जनगणना होगा तो उसमें भी इस चीज़ को देख सकते हैं। मृत्यु दर को कैलकुलेट करने के लिए भी एक फार्मूला है कि 1000 एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या बट्टा उसी वर्ष की समस्त जनसंख्या गुने 1000। इसको हम लोग एक सवाल के द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सवाल के द्वारा भी समझ सकते हैं कि मान लिया जाए रामपुर गांव की जनसंख्या वर्ष 2021 में 10,000 थी। उस वर्ष 500 लोगों की मृत्यु हो गई। तो गांव का मृत्यु दर कितना था। अब देखिए, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले देखना होगा कि एक वर्ष जो 2021 है इसमें कितने लोग मरे हैं। तो मृत्यु दर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 500, और उस वर्ष में तो 10,000 को नीचे लिख दिए और इसको हम लोग गुना करेंगे कितना से, 1000 से। अब इसको क्या करते हैं, काटते हैं, ये 3 0 खत्म। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आया, 50 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 50 प्रति 1000 व्यक्ति इसका उत्तर हुआ, यानी 1000 व्यक्ति में 50 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इस तरह से हम लोग मृत्यु दर को कैलकुलेट करते हैं और इसी फार्मूला को लगाकर किसी शहर का या फिर पूरे देश का या किसी खास स्थान का मृत्यु दर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मृत्यु दर को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए इसका फार्मूला है कि एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या बट्टा उसी वर्ष की समस्त जनसंख्या गुने 100।
तो इसे हम लोग अभी तुरंत कैलकुलेशन के द्वारा समझे हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत की मृत्यु दर पर अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो भारत की जनगणना रिपोर्ट 2001 के अनुसार यह आंकड़ा 8.48 प्रति 1000 व्यक्ति था, जो 2011 के अनुसार 7.1 प्रति 1000 व्यक्ति है। यहाँ पर हम लोग आंकड़ों पर अगर गौर करें तो यह दिख रहा है कि 2001 से 2011 यानी 10 वर्ष के अंतर जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है। और इस कमी आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक कारण यह भी है कि मजबूत होती स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार के द्वारा चलाई गई व्यापक रूप से जो स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती है उसका असर देखने को मिला है। साथ ही साथ जागरूकता कार्यक्रम लोगों को जो बीच जाकर जागरूक किया जा रहा है, आशा बहू के द्वारा या एएनएम के द्वारा या फिर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके द्वारा या फिर सदर अस्पताल के द्वारा, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो चिकित्सा सुविधा जो उपलब्ध कराया जा रहा है या स्वास्थ्य संबंधी जो नए नए शोध हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, उसका भी असर इस आंकड़ों पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से मृत्यु दर में कमी आई है। हम लोग अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका आकलन क्षेत्र विस्तार को आधार मानकर किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर जनसंख्या घनत्व को देखें तो ये अगर एरिया है, यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि 1000 लोग रह रहा है और यह एरिया ए है और दूसरा एरिया यह बी है, जहाँ पर उसी क्षेत्रफल का है, उसी दोनों का एरिया बराबर है, लेकिन यहाँ पर 5000 लोग रह रहा है। तो इसका मतलब है कि जो यह क्षेत्र ए की तुलना में बी का जो जनसंख्या घनत्व है वह कहीं ज़्यादा है। भारत की जनगणना रिपोर्ट 2011 के आंकड़ों पर गौर करें तो जनसंख्या घनत्व के आंकड़े इस प्रकार है। जैसे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वह 382 है। कहने का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति रहते हैं। अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश को देखें तो वहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, जबकि बिहार में यह आंकड़ा 1102 है, यानी एक प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102 व्यक्ति रहते हैं, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। अब हम लोग लिंगानुपात को देखते हैं कि ये लिंग अनुपात क्या है, सेक्स रेशियो क्या है। तो इसकी जो गणना हम लोग करते हैं वह भी प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में करते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है, उसे ही हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। इसका कैलकुलेशन करते वक्त या कई बच्चे गलती कर बैठते हैं कि वो 100 को आधार मानकर आगे बढ़ते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि जब हम लोग सेक्स रेशियो निकालते हैं तो आधार हम लोग हमेशा 1000 को लेते हैं। जनगणना वर्ष 2001 को अगर हम लोग देखें तो भारत का जो लिंग अनुपात था वह 933 था। इसका मतलब है कि 1000 पुरुषों पर मात्र 933 महिलाएं थी। वहीं 2011 की अगर हम लोग जनगणना को देखें तो भारत में लिंगानुपात में वृद्धि देखने को मिला और यह आंकड़ा बढ़कर 943 हो गया, यानी 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां थीं। भारत की जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक लिंग अनुपात देखने को मिला। वहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थीं, जबकि हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां पर सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिला। यहां पर 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं थीं, जो कि सबसे कम है। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि इस आंकड़ों के आधार पर कि कहाँ की जनसंख्या कैसी है, उसका घनत्व कैसा है, लिंगानुपात क्या है और इसका जनन स्वास्थ्य से किस प्रकार संबंध है। अतिशय जनसंख्या के परिणाम, आखिर ये जो जनसंख्या अत्यधिक रूप से बढ़ेगा तो इसके कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। भारत में भी जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति से चेतावनी दे रहा है। इसके कुछ गंभीर समस्याएं सामने आ रही है। अगर हम लोग देखें तो जनसंख्या
जो तेज़ी से बढ़ रही है, इसके कारण हर जगह पर भीड़ भाड़ देखने को मिलता है। प्राकृतिक संसाधन है उस पर अतिरिक्त बोझ देखने को मिलता है। किसी परिवार की जो आय है वहाँ पर उस पर भी अतिरिक्त दबाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो राष्ट्र की जो विकास दर है या फिर जो बहुत सारी योजनाएं हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर हम लोग देखें तो जनसंख्या वृद्धि की जो अतिरिक्त तीव्र जो जनसंख्या वृद्धि है, इसके कई सारे दुष्परिणाम भी हैं, जैसे आवास और स्थान की कमी। अब जगह तो फिक्स है, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि होगी तो उन व्यक्तियों को बसने के लिए आवास चाहिए, घर बनाने के लिए जगह चाहिए, लेकिन वह जगह आएगा कहाँ से? कृषि योग्य भूमि भी तो हमारे पास निर्धारित है। तो वो कृषि योग्य भूमि को लोग क्या करता है कि वहाँ पर जाकर अपना घर बना रहा है, या फिर जो सड़क बन रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है। इसके कारण आवास की समस्या उत्पन्न हो रही है, कृषि योग्य भूमि की कमी आ रही है। साथ ही साथ पर्यावरण संबंधी भी कई समस्याएं हो रही है, जैसे मृदा अपरदन, बाढ़, प्रदूषण, सूखा, ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई, भोजन की भी समस्या आ रही है, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, और इसके कारण गरीबी भी बढ़ रही है। ऊर्जा संकट भी सामने आ रहा है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की मांगों में वृद्धि हो रही है। और आए दिन हम लोग अखबारों के माध्यम से या फिर अन्य जो सूचना के तंत्र हैं उनके माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से प्राकृतिक आपदा जो हम लोग को बहुत ही प्रभावित कर रही है। मृदा अपरदन की घटना देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना हम लोग देखते हैं, या फिर बाढ़ की जो समस्या है। और इसके कारण ये भी होता है कि जब जनसंख्या ज़्यादा होगा तो उसको चलाने के लिए ज़्यादा ईंधन चाहिए, व्हीकल चाहिए, ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए, तो उससे भी प्रदूषण फैलता है। और यह प्रदूषण सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं बल्कि जल प्रदूषण के रूप में भी फैलता है, और ये मिट्टी प्रदूषण के रूप में भी फैलता है। इन प्रदूषणों के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग होता है, और वनों की कटाई करके लोग अपने आवास के लिए अपने कृषि योग्य भूमि को बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ता है। साथ ही साथ रोजगार और शिक्षा की सुविधाओं में भी कमी आ रही है, क्योंकि जो रोजगार था 5 व्यक्तियों के लिए उपलब्ध, वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ पर 100 व्यक्ति पहुँच चुके हैं, क्योंकि हर हाथ को काम चाहिए। तो जो काम 5 व्यक्ति कर सकते थे वहाँ पर 100 व्यक्ति उस काम को करने में लगे हुए हैं। तो रोजगार की भी कमी हो रही है। और किसी भी परिवार में अगर व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी, बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी और इनकम उसका फिक्स होगा, तो कहीं ना कहीं उसको बेहतर जो शिक्षा दिया जा सकता है, जो उसको मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ जो चिकित्सा की सुविधाएं उसे उपलब्ध होनी चाहिए थी, वो भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, और इसके कारण वो कुपोषण का भी शिकार हो सकता है, अकाल मृत्यु भी उसकी हो सकती है। उसका जो शारीरिक विकास होना चाहिए था, मानसिक विकास होना चाहिए था, वो भी प्रभावित होता है। और ये सब जो कारण मिलकर एक गरीबी को भी संपोषित करता है कि वह परिवार जो जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा करता है, या जिस परिवार में बच्चे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर गरीबी की समस्या देखी जाती है। और कुल मिलाकर हम लोग देखें तो ये प्राकृतिक संसाधनों पर भी अपना असर डालता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि किस तरह से जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर और जो जनसंख्या विस्फोट हैं उसके दुष्परिणामों पर हम लोगों ने चर्चा किया। आप लोग इसी ढंग से पढ़ते रहिए। आगे हम लोग जनसंख्या को रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।